आज के सेशन में एकदम बिगिनिंग में मैंने कुछ होमवर्क प्लान किया है आप लोगों के लिए, है ना। और वो होमवर्क आपके प्रीवियसली टॉट पोर्शन से ही है, विच विल डेफिनेटली बी हेल्पिंग यू इन योर कमिंग एग्जाम। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस है। जैसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपको ये पता लगाना है कि इन सारे फंक्शंस में से कौन सा जो है वेव, प्रोग्रेसिव वेव को डिनोट कर रहा है, विच इज ऑलरेडी डन इन अवर पास्ट क्लासेस। हम लोगों ने मेथड सीख रखा है एंड आप लोग इसे ट्राई करें, बिल्कुल ट्राई करें, है ना। एंड अगर आपको दिक्कत आती है तो मुझे बिल्कुल मैसेज करें बच्चों टाइम से, बिकॉज कई बार ऐसा हो रहा है कि काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि हम लोग हेजिटेशन कर रहे हैं, अभी भी बात नहीं कर रहे हैं, और फिर होता क्या है कि पेरेंट्स को पता चलता है कि हमारा बच्चा जो है बात नहीं करता है, तो एट द लेटर स्टेज इट बिकम्स वेरी पेनफुल फॉर अस, है ना, क्योंकि आप सामने बैठे हो, पेरेंट्स भी बैठे हैं, तो फिर इट डजंट लुक्स गुड, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, आज आप मुझे तुरंत इन्फॉर्म करेंगे, इमीडिएट बेसिस। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन विच वी हैव हियर इज, इफ द शेप ऑफ प्रोपोगेटिंग वेव इज गिवन बाय दिस, है ना, एट t इक्वल्स टू 0 and it is given by this expression at t equals to 1 second. Find the velocity of wave. आपसे पूछा गया है वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला, मतलब वेव की वेलोसिटी आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, दिस इज समथिंग विच वी कैन डू हियर, है ना। फिर नेक्स्ट इज, ऐसा सवाल आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, इफ y is equals to 3/2 this equation is there, then find the velocity of wave, है ना। इसी सवाल में मैंने आपसे ये भी पूछ रखा है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, चाहे तो आप वो पार्ट भी यहाँ पे ऐड कर लें, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। फिर आपको एक इक्वेशन सिखाई थी, अगर कोई मोटी रस्सी आ जाती है जिसका मास m है और जिसकी लेंथ l है ना, अगर कोई मोटी रस्सी आती है और उसके अंदर मैं अगर यहाँ पे कोई वेव प्रोड्यूस करता हूँ, तो वो वेव ऊपर पहुँचते पहुँचते उसकी स्पीड के अंदर क्या फर्क आता है, तो वो स्पीड वर्सेस दैट हाइट का ग्राफ हम लोगों को यहाँ पे प्लॉट करना है, कीपिंग v एट द y एक्सिस एंड हाइट एट द x एक्सिस। तो मैं चाहूंगा कि ये आप अपनी मदद से जो है ये तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करें, है ना, और इसी टाइम पे फटाफट से स्क्रीन को फ्रीज करके जो है इनको करने की कोशिश करें। इनफैक्ट इसे भी आप एक बार जरूर से सोचें, है ना। फिर उसके बाद होगा क्या, मैं इन सभी के जो आंसर्स हैं वो आपको कमिंग क्लास के अंदर डेफिनेटली बता दूंगा, है, एंड आई विल बी टेकिंग अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर एज वेल। ठीक है, जिससे कि मैं आपको इन सभी के आंसर्स भी बता पाऊँ। ठीक, चलिए तो इनको फटाफट से कीजिएगा, है ना। दिस इज जस्ट टू चेक कि हम लोग कितना जान चुके हैं, है ना, पुराने पार्ट के बारे में, यानी कि स्ट्रिंग वेव्स के बारे में, यानी कि रस्सी में जो वेव प्रोड्यूस होती है उसके बारे में। फिर बातचीत करते करते हम लोग थोड़ा आगे आ गए थे। वी हैव लर्नड अबाउट द न्यू प्रेशर इक्वेशन, है ना, वी हैव लर्नड अबाउट द न्यू डेंसिटी इक्वेशन, है ना, एंड वी हैव ऑल्सो लर्न दैट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज p by rho, which was given by, है ना, which was given by Newton, but then it was discarded. And then again there was a introduction of correction by Laplace, and then he said that the process will be adiabatic, and then formula was gamma p by rho, है ना। So by that we got the expression of speed of sound as 333 meter per second, है ना। तो हमें वो स्पीड मिल गई थी वहाँ पे। Now in the past class we discussed that speed of sound is directly proportional to root under t, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, if it is dependent on temperature there are certain questions which we will do today, but before we begin, है ना, हम यहाँ तक पहुँचे वेलोसिटी और टेम्परेचर वाले सवालों तक, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेसिक सवाल है, जरा सोच के देखिए इस क्वेश्चन के बारे में। आप ध्यान से देखिए, there is a sound whose wavelength is 0.60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर इसकी वेवलेंथ है ना। हम चाहें तो इसे यूं लिख सकते हैं 60 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, हम चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 60 × 10⁻⁴ मीटर। ये इसकी वेवलेंथ है एंड इट इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड है। ठीक है, नाउ will it be audible to you or not? That is what we are asking. We are very well aware of this fact that audible range of frequency lies from 20 Hz to 20 kilohertz, है ना बच्चों। This is our audible range, आप अच्छी तरह जानते हैं। Now we have to check whether this frequency, whether this wave which is here, it lies in between this section or not, है ना।
तो इसको पता लगाने के लिए what we can do is we can use this expression v equals to lambda upon t, which can be further written as v equals to lambda into f. Now from here I can calculate f. F can be written as v by lambda, where v is 300 and lambda is 60 into 10 raised to the power minus 4. 0, 0, 6, 5 are 30, and hence I can see frequency can be written as 50 into 10 की power 3 hertz. Hence I can write down it is 50 kilohertz. Hence I can write down it is written as 50 kilohertz. अब आप खुद बताइए 50 kilohertz की जो frequency है क्या ये आप सुन पाएंगे? It is not possible at all. ठीक है, तो hence I can say you cannot hear this particular sound. Now the next question lies in the pressure equation. है ना? Next question lies in the pressure equation. Yesterday we wrote an equation which was delta P is equals to delta P naught cos omega t minus kx. है ना? ये इक्वेशन आपने कल लिखी थी, where delta P naught is basically pressure amplitude. ये आपको समझ लेना है बिल्कुल टाइम से, एंड ये भी समझना है साथ ही साथ में कि ये डेल्टा P यानी कि चेंज इन प्रेशर की इक्वेशन है, या अकेली प्रेशर की इक्वेशन नहीं है. माने इट कैन नॉट गिव यू द प्रेशर एट एनी पॉइंट, इट इज गोइंग टू गिव यू डेल्टा P यानी कि चेंज इन प्रेशर ये आपको दे रहा है. तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द P मैक्सिमम, आई टोल्ड यू देयर इज अ वे दैट वी कैन डू PATM plus BAK, that is pressure amplitude, and P minimum can be given by PATM minus BAK. This is the minimum and this is the maximum pressure. यही चीज हमने कल भी लिखी. इन्होंने इसी चीज का यहाँ फायदा उठाया है, and they have framed a question for you, and I have brought this question for you so that you can be aware कि यहाँ कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, तो क्वेश्चन is a very smart choice. What they are saying is difference between, पहली बात तो वेवलेंथ दे रखी है तो वेवलेंथ लिख लो सबसे पहले. 40 सेंटीमीटर यानी कि 10 की पावर -2 मीटर. Conversion you must very well understand. Difference between maximum and minimum at any point is this, है ना? तो if you will subtract this from this, definitely you are going to get 2 BAK, and it is actually how much? 1 into 10 की power -3. This is the things given. Find amplitude of vibration of particle of medium if bulk modulus is this. Bulk modulus भी दे दिया है, it is 1.4 into 10 की power 5. यूनिट भी दे रखी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देखो बल्क मॉडुलस की यूनिट एकदम किसके बराबर है? प्रेशर के बराबर. तो आप याद रखना, चाहे यंग्स मॉडुलस हो चाहे बल्क मॉडुलस हो, इन दोनों की डायमेंशन प्रेशर के बराबर है. कभी लिखने को आ जाए तो आपको पता होना है. ठीक है, ऐड कर भी लेना नोट्स के अंदर अपने. अब आपसे पूछा है कि आपको एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल बताना है, यानी कि आपको ये एम्पलीट्यूड बताना है यहाँ पे जो लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड अगर आपको बताना है तो मुझे ये B भी पता होना चाहिए और मुझे ये K भी पता होना चाहिए. ठीक है, तो इस K को यानी कि प्रोपगेशन कांस्टेंट को निकालने के लिए K की वैल्यू होती है बेटा 2 पाई बाय लैम्डा. लैम्डा ऑलरेडी आपको गिवन है, ये रहा. तो 2 पाई अपॉन लैम्डा में मैंने लिखा 40 इंटू 10 की पावर -2. ये 100 ऊपर लेके चले जाइए, इट विल बिकम 200 पाई अपॉन 40. तो ये 5 टाइम्स हो गया, है ना? तो K की वैल्यू 5 पाई हो गई. अब इधर सब्स्टिट्यूट कीजिए, B की वैल्यू डाली 1.4 इंटू 10 की पावर 5. A एज इट इज है ही, K की वैल्यू 5 पाई है ना? एंड इट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -3. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ पे कितनी आती है? 14 इंटू 5 कितना होगा? 5 4 20, 0 2 पर 5 77, 7.0 यानी कि 7 ही हो गया ऑलमोस्ट, है ना? तो इट विल बी 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -3 अपॉन ये हो गया 7 पाई इंटू 10 की पावर 5. ये आपका एम्पलीट्यूड आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा. एंड दिस मस्ट बी इन मीटर. चाहे तो उसको सिंप्लीफाई कर लें, चाहे तो उसको ऐसे ही रखें, कोई दिक्कत नहीं है. आगे तो आप कर ही सकते हैं, बट द थिंग वाज वेरी वेरी सिंपल. मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता था कि ये एम्पलीट्यूड कितना होगा, और देखिए किस तरीके से सारी वैल्यूज को देख के उसने आपसे इस एम्पलीट्यूड को पूछ लिया. ये एम्पलीट्यूड वो एम्पलीट्यूड है जो आपका पार्टिकल आगे और ये पीछे आ रहा है ना, बार बार टू एंड फ्रो SHM कर रहा है हॉरिजॉन्टल वाला, ये इसका एम्पलीट्यूड है पार्टिकल. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कोरिलेट दिस. अच्छा, आप लोगों ने प्रेशर वाला जो वेव है उसकी फील करी है नहीं करी है? आपने मुझे बताया नहीं अभी तक, है ना? क्योंकि वो बहुत जरूरी है ना? प्रेशर कैसे डेवलप होता है, क्या आपको ये समझ में आया है साउंड वेव के अंदर? अगर आया है तो बताइएगा, क्योंकि स्पीकर आप सभी के घर में है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, है ना? ये ऐसी चीज है जो आपको फील करनी पड़ेगी, और मैं यहाँ से आपको वो फील इसलिए नहीं करा पाऊंगा क्योंकि स्पीकर रख भी दूंगा तो भी आपको हवा तो फील नहीं हो पाएगी. तो बेटर है आप स्पीकर अपने घर में ऑन कीजिए, उसके आगे हाथ रखिए. यू विल सी देयर विल बी एयर विच विल हिट यू, है ना?
तो एयर जैसे हीट कर रही है आपको, तो जिधर एयर हिट करती है आपके हाथ पे अगर हाई प्रेशर फील हुआ तो उससे जस्ट पीछे कम प्रेशर हो। और आप देखिएगा स्पीकर से जब हवा निकलती है तो पहले ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, इस तरीके के फॉर्मेट में हवा निकलती है। तो इट गिव्स राइज टू कंप्रेशन एंड रेयर इफेक्ट। अगर आपको फील आ गया है तो बताइएगा, अदरवाइज नहीं तो फिर मैं ग्राफिकली थोड़ी और यहाँ पे मेहनत करूंगा आपके साथ। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। जरा एक बार फटाफट से सभी लोग ट्राई कर लें, एक बार खुद से करके देखें, स्क्रीन को रोक लें एंड फिर करके देखें। चलिए ट्राई किया जाए। हमें पता है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टेम्परेचर। अब ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी यही है। मैंने आपको टेम्परेचर पे कल काफी सारे फॉर्मूले लिखे थे, है ना, काफी सारे फॉर्मूले लिखाए थे। बट ध्यान रहे बच्चों, ऐसे सारे सवालों में जहाँ पे डबल, यहाँ पे कोई डेटा का कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास कि टेम्परेचर जो है वो 273 से छोटा है या नहीं है, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो वेदर द टेम्परेचर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल और नॉट, यानी कि बाइनोमियल लगेगा या नहीं लगेगा, मुझे नहीं पता। तो अंडर सच सिचुएशन ऑलवेज यूज द ओरिजिनल फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। हेंस आई कैन से V1 अपॉन V2 इज अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन T2। ऐसे अब वही कह रहा है ऐसा टेम्परेचर पता कीजिए जिसपे स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स डबल एज इट वाज एट 27। तो V2 की वैल्यू वो 2V1 चाहता है, वही टेम्परेचर भी चाहता है T2। यानी टेम्परेचर T1 आपको 27 दे रखा है, जिसको मैं 273 के साथ में ऐड करके ही यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स दैट विल बी 300। तो आप देख सकते हैं T2 की जो वैल्यू है वो 1200 आ रही है, बट इट इज इन केल्विन, तो -273 करके डिग्री सेल्सियस में आंसर दे सकते। So this is how we have to do such question. Next is question number 8। मैं हट जाता हूँ, आप एक बार रीड कर लें फटाफट। Completed? चलिए देखें, चलिए V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। जब तक कंफर्मेशन नहीं है तब तक यही फॉर्मूला यूज करेंगे। कह रखा है कि पहले जो भी टेम्परेचर था उसमें 44% इंक्रीज कर दीजिए और V2 कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ T2 विल बी इक्वल टू T1 प्लस 44 अपॉन 100 इंटू T1 विच विल बी 144 अपॉन 100 इंटू T1 विच इज क्वाइट विजिबल, है ना, दिख भी रहा है। तो फ्रॉम हेयर आई कैन राइट डाउन V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन 144 T1 इंटू 100। कैंसिल कैंसिल, अंडर रूट बहुत अच्छा बन रहा है तो ये आ गया। V2 कैन बी रिटन एज 12 V1 अपॉन 10 विच इज विजिबल 1.2 V1 दिख भी रहा है। मैं इसे फिर यहाँ ले लेता हूँ सॉल्यूशन को। क्वेश्चन देखिए कितने सरल है, मतलब आपको शर्म आ जाएगी कि कितना आसान सवाल कैसे पूछ सकते हैं सर आप हमसे। मतलब हमारे लेवल का तो पूछो, आप ऐसे बोल सकते हो, बट तब भी खुद देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। अब पूछा क्या है, परसेंटेज चेंज इन द वेलोसिटी। परसेंटेज चेंज क्या होता है बच्चों, परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, यही तो होता है परसेंटेज चेंज। तो फाइनल कितना है 1.2 V1, इनिशियल कितना है V1 अपॉन V1 इंटू 100। देखो ध्यान से 0.2 आ रहा है इंटू 100 यानी कि 20%, और परसेंटेज चेंज पॉजिटिव है यानी कि इंक्रीज होगी वेलोसिटी भी। आप ध्यान से देख लीजिए, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कहीं पे दिक्कत आई होगी, आई डोंट थिंक सो। समझ पा रहे हैं बात को। अब इसी तरीके से मैं आपको एक सवाल और दे सकता हूँ, लिखिए फटाफट। एट व्हाट टेम्परेचर फाइंड टेम्परेचर एट विच स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स हाफ ऑफ एज इट वाज एट 27 डिग्री सेल्सियस, है ना, एज इट वाज एट 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। ऐसे मतलब समझ पा रहे हैं ना, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है इसी तरीके का, ये आपको ट्राई करना होगा। समझ पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए फटाफट से कर लेते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकेंड, एट व्हाट टेम्परेचर विल इट हैव अ स्पीड ऑफ, एट व्हाट टेम्परेचर विल इट हैव स्पीड ऑफ 664 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड है, किस टेम्परेचर पे इसकी स्पीड जो है 664 मीटर पर सेकेंड होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। और ये बात हम साउंड की कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आपको पता चल ही गया होगा। अगेन देयर इज नो कंफर्मेशन, है ना, अगेन देयर इज नो कंफर्मेशन, हेंस आई विल बी यूजिंग दिस ओनली V1 अपॉन V2 रूट अंडर T1 अपॉन T2। दिस टाइम आई एम श्योर अबाउट V1 332 है एंड आई एम श्योर अबाउट V2 664 है, तो 1/2 आ गया। आई एम श्योर अबाउट T1
it is 0 degree, but don't substitute it 0 degree. It will be substituted as 273 degrees or 273 Kelvin upon T2, and it is 1 by 2. Squaring on both sides is going to give me 273 upon T2 is equals to 1 upon 4. यहाँ से T2 निकाल लीजिए. T2 will be 273 into 4 and this quantity will be in Kelvin. याद रखिएगा, this quantity will be in Kelvin. After subtracting 273 you will be getting the answer in Celsius. तो इस तरीके से कर सकते हैं. एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ. 273 into 4 किया गया है. जब आप इसमें से 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल कम 273 into 3. तो आप इस तरीके से ज्यादा जल्दी लिख पाएंगे. 3 3 is 9, 7 3 is 21 का 1, 3 2 is 6, 819 डिग्री सेल्सियस. करके देखिएगा. ये एक मैथ्स की बेसिक ट्रिक है जिसे आपको कंटिन्यूसली यूज करते रहना चाहिए. ठीक है. तो ये थे कुछ सवाल आपके यहाँ पे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ साउंड की स्पीड, है ना. एंड आई एम श्योर कि आपको यहाँ पे साउंड की स्पीड के बारे में टिल टेम्परेचर काफी फील आ चुका होगा. ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में भी हैं जिनको आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना है. कीजिएगा. एंड मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर विद मोर इफेक्ट्स जहां से स्पीड के ऊपर फर्क पड़ता है साउंड. ठीक है. चलिए. हेलो. तो चलिए बच्चों, आगे बात करते हैं स्पीड की, है ना. हम लोग बात कर रहे थे स्पीड ऑफ साउंड वेव्स के बारे में, है ना. तो उसी पे हम लोग आगे बात करेंगे. और दूसरे कौन से फैक्टर्स होते हैं बच्चों जिन पे हमारे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है. तो उन फैक्टर्स की कैटेगरी में सेकंड नंबर जो हमारा फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, है ना. तो हेडिंग हम लिख रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, है ना. इसके अंदर हमारा जो सेकंड कैटेगरी था, ठीक है, वो है आपका ह्यूमिडिटी. तो क्या मानते हैं आप, क्या होता है जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है. जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है एनवायरनमेंट के अंदर, तो ह्यूमिडिटी मतलब नमी, मॉइस्चर, है ना. तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो डेफिनेटली देयर विल बी मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. Hence, definitely there will be more number of collisions with the molecules, है ना, in between the molecules, and definitely the propagation is going to take place faster. यानी कि अगर किसी देखो, आप ये चीज तो जानते ही होंगे, you might have heard about this fact in your previous classes, यानी कि क्लास 9th के अंदर, कि speed of sound is highest in metals and then it is round about 6000. And in water it is 1500 and in air it is 333 जो कल हम लोगों ने देखा. Why it is so? Because the structure of a solid or a metal is closely packed. वहाँ number of molecules ज्यादा होते हैं, पास होते हैं, तो energy transfer takes place at a faster rate. And on the other side जो liquids हैं, जैसे पानी हो गया या फिर air की मैं बात करूँ, है ना, तो इन दोनों के अंदर मॉलिक्यूल जो है थोड़े ओपन होते हैं, दूर होते हैं. हेंस द एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन अ वेरी स्लो पेस. तो यहाँ पे स्पीड थोड़ी कम देखने को मिलती है ना. तो कंसिडरिंग दैट ह्यूमिडिटी के अंदर क्या होता है, आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं एंड हेंस there will be more number of vibrations, collisions, and hence there will be a faster rate of energy transfer which can take place in case of higher humidity situations. Hence the speed of sound will increase as humidity increases. Speed of sound increases as humidity in atmosphere increases. ठीक है. और आपको इसका कारण अपने आप से लिखना है ना. इन डिटेल मैं नहीं लिखाऊंगा क्योंकि just now I have explained this thing to you. Now the third effect which we are going to write is due to density. बताइए density of air पे कैसे डिपेंडेंट है स्पीड ऑफ साउंड. तो हम लोगों ने शुरुआत में फॉर्मूला डिराइव किया था, तभी आप समझ गए होंगे. डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना. V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, है ना. तो जितना ज्यादा डेंस आपका मीडियम होगा उतनी ही कम स्पीड हमको देखने को यहाँ पे मिलेगी, है ना. तो इस चीज को भी ध्यान से समझें अपन. ठीक है. नाउ व्हाई इज इट सो, है ना. व्हाई इज इट सो, ये भी बात समझ में आनी चाहिए हमें कि आखिर ऐसा क्यों है. ठीक है. एज वी नो, है ना, ये आप जानते हो, एज वी नो, हमने प्रूफ में भी इस चीज को समझा था. फॉर अ फिक्स्ड मास, है ना, फॉर अ फिक्स्ड मास, एज वी नो, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना. तो आई कैन से डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ठीक है. डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ठीक. अब जरा ऐसे सोचिए कि
जैसे जैसे आप डेंसिटी को बढ़ाएंगे, है ना, वैसे वैसे वॉल्यूम कम होगा, ठीक होगा नहीं होगा, जरा सोच के देखिए, ठीक है। या फिर आप ऐसे सोचिए, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, है ना, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर के बढ़ाने से स्पीड बढ़ रहा है, ये हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट के अंदर सीख लिया कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अगर स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स दूर दूर भाग रहे हैं, तेजी से भाग रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि पर्टिकुलर जगह की डेंसिटी कम हो जाती है? सोच के देखिए, अगर किसी भी सिस्टम के अंदर अगर स्लो मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं तो वो इकट्ठे हर जगह पे खड़े रहेंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी। जैसे ट्रैफिक के बारे में ही सोच लीजिए, किसी चौक के ऊपर अगर जाम लग जाता है तो आप देखिए ट्रैफिक बहुत स्लो मूव करता है ना, बट अगर ट्रैफिक फास्ट मूव कर रहा है तो उस पर जाम कभी भी नहीं लगेगा, वो आपको खुला खुला दिखाई देगा, ठीक है। तो बात सिर्फ यहाँ पे वही सेम टू सेम बात है कि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो डेंसिटी कम हमें मिलेगी। हेंस आई कैन से फ्रॉम दिस रिलेशन ऑल्सो एंड दैट रिलेशन ऑल्सो दैट स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक, ऐसे भी सोच सकते हैं। फिर उसके बाद आता है द नेक्स्ट इज ड्यू टू विंड व्हाट अकर्स, है ना, व्हाट रोल डज द विंड प्लेज, विंड क्या रोल प्ले करती है इन द स्पीड ऑफ साउंड। बात सिर्फ इतनी है, अगर आपका स्पीकर यहाँ पे लगाया जा रहा है, ठीक है, एंड विंड अगर इस डायरेक्शन की है और आपका साउंड खुद इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, यानी कि जो ह्यूमन ईयर है ना, इफ द ह्यूमन ईयर इज ऑन दिस साइड एंड यानी कि हमारा जो हियरिंग पर्सन है ना, जो सुन रहा है इस गाने को या म्यूजिक को, है ना, अगर साउंड भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और हवा भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, देन स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज, स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज। ये बिल्कुल उसी तरीके का है बच्चों, ये बिल्कुल उसी तरीके का है जिस तरीके से अगर इस डायरेक्शन में हवा है और मैं शटलकॉक को हिट करता हूं तो वो वहां दूसरी बहुत दूर जाके गिरता है, क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। तो इन द सिमिलर वे इस डायरेक्शन में भी जो साउंड है वो ज्यादा जल्दी पहुंचेगी उस कान तक, एज कंपेयर टू दिस सिचुएशन। अगर सेम कान स्पीकर के इस तरफ रखा हुआ होता, इधर भी तो एक बंदा हो सकता है सुनने वाला, है ना, तो अब स्पीकर से साउंड तो इधर भी जाएगा, है ना, साउंड इधर जा रहा है, बट आपका विंड जो है अभी भी इधर ही बह रहा है। तो जो अगर लिसनर, इसको मैं लिसनर बोल देता हूँ, है ना, दिस इज अवर लिसनर, ठीक है, इफ दिस साउंड इज ट्रेवलिंग अगेंस्ट विंड, इफ साउंड ट्रेवल्स अगेंस्ट विंड, देन स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस, then speed of sound decrease, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना, देयर इज नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड ड्यू टू प्रेशर। एक्चुअल में लॉजिक ये है कि आपने देखा होगा जो साउंड है हमारा वो प्रेशर और डेंसिटी दोनों पे ही प्रोपोर्शनल है ना, तो जिस प्रोपोर्शन में प्रेशर चेंज होता है सेम प्रोपोर्शन में डेंसिटी चेंज होती है, हेंस दे बोथ चेंजेस कैंसिल ईच अदर एंड hence the speed remains constant. So there is no effect due to pressure. ठीक। Sixth is effect of frequency. Again, there is no change in speed of sound due to change in frequency. Due to change in frequency. ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको थोड़ा सा जो है अपने जहन में ध्यान में रखना है। This is it. इतना सही पार्ट है जिसको आपको थोड़ा सा कैटर करके रखना है, अपने पास संभाल के रख, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को सारी चीजें, ठीक। फिर इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं, है ना, वैसे तो हम लोग चाहे तो यहाँ पे इंटरफेरेंस की भी बात कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इंटरफेरेंस दोनों का कॉमन टॉपिक है एंड हमारे मॉड्यूल के अंदर भी अगर वी कंसिडर द फ्लो देन इट इज गिवन देयर इंटरफेरेंस, ठीक। अक्सर क्या होता है जब कभी भी किसी भी जगह पे दो वेव्स आके मीट करती हैं, दो सेपरेट वेव, फॉर एन एग्जांपल, अच्छा अब आप इसको इस तरीके से सोचिएगा, मैं इंटरफेरेंस बेशक कराऊंगा आपको, बट अभी थोड़ा एक दो टॉपिक्स और हैं जिनको हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको समझने में इसको बड़ा मजा आएगा और इसको प्रैक्टिकल करके भी हम लोग देखेंगे नहीं इसी क्लास के अंदर, है ना, तो बेशक इसको अपन करेंगे। जरा ध्यान से सोचिएगा, आखिर म्यूजिक आप में से सभी लोग सुनते होंगे, है ना, रोज लेटेस्ट गाने आते हैं मार्केट के अंदर और बहुत शानदार गाने होते हैं और हम लोग उन पे न्यू ईयर पे डांस भी करते हैं और अभी उत्तरायण भी आ रहा है, उस पर भी हम लोग डेफिनेटली गाने लगा के डांस करेंगे, है ना।
तो उन गानों में क्या होता है, एक बंदा गिटार प्ले कर रहा है, एक बंदा ड्रम्स प्ले कर रहा है, एक बंदा बेस गिटार, एक बंदा इलेक्ट्रॉनिक गिटार, एक बंदा कुछ तबला, एक बंदा फ्लूट, एक कोई और हारमोनियम, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको प्ले किया जा रहा है। एंड आप तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे जो MTV अनप्लग्ड होता है ना, उसके अंदर जब शो किया जाता है लाइव, तो इतने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनफेक्ट मटकी से भी साउंड निकाल लेते हैं ये लोग, तो बहुत ही शानदार है ना। और जितना अच्छा और जितना प्योर सूदिंग आपका म्यूजिक होता है, म्यूजिक उतना ही अच्छा भी लगता है, आपने देखा। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बात करवाऊंगा पिच, फ्रीक्वेंसी, है ना, क्वालिटी ऑफ साउंड, कुछ फैक्टर्स होते हैं, लाउडनेस, इन सब के बारे में बात करके फिर उसके बाद मैं आपको इंटरफेरेंस लेके चलूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे म्यूजिक बनाया जाता है ना। तो दो डिफरेंट साउंड्स, एक फ्लूट का, एक हारमोनियम का, एक माउथ ऑर्गन, कुछ भी मिक्स करते हैं जब हम लेके आते हैं, दे इंटरफेयर, दीज वेव्स, दो डिफरेंट वेव्स, व्हेन दे ऐड ईच अदर, देन दे कंपोज समथिंग डिफरेंट, सम अनदर साउंड which is known as music. If that sound, that resultant sound is pleasing to our ears, we call it a music. If it is not pleasant, then we call it a noise. हम उसको नॉइज बोलते हैं और हमें परेशान करती है, वो इरिटेट करती है वो चीज, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्या बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स, है ना। हम लोग बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स के बारे में। साउंड वेव्स की जो इंटेंसिटी है हमारी, है ना, उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है ना। तो फर्क सिर्फ छोटा सा है, यहाँ पे जो है प्रेशर एम्पलीट्यूड्स आ चुके हैं, तो उन प्रेशर एम्पलीट्यूड्स को जो है हमको कंसीडर करना है, सिर्फ वो टर्म्स यहाँ पे नहीं इंट्रोड्यूस होंगी। प्लस कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे पिच, फ्रीक्वेंसी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको फटाफट से लिख दूं एंड देन वी अगेन स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स, टॉपिक वही पुराना है ना, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स। इंटेंसिटी पहले भी पढ़ा है हम लोगों ने, इंटेंसिटी का फॉर्मूला वही पुराना होता है, दैट इज पावर फॉलिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। कितना एनर्जी, कितना पावर किसी भी जगह से पास होता है, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी। इसी चीज को मैंने आपको स्पीकर के फॉर्मेट से समझाया था, है ना। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कहीं पे भी कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है और उससे ये वेव्स बन रही हैं और ये दूर जा रही हैं, तो जो साउंड डिवाइस आपका यहाँ सेंटर पे रखा हुआ है, अगर इसकी पावर P है, तो इन सभी सर्कल्स पे, इन सभी स्फेयर्स पे जो पावर होगी, सभी स्फेयर पे जो पावर होगी वो P ही होगी। अगर आप पावर की जगह यहाँ एनर्जी E डिफाइन करते हैं, तो इन सभी सर्कल्स पे, इन सभी स्फेयर्स पे जो एनर्जी है वो भी E होगी। बट अगर मैं पर यूनिट पे पूछूं, पर यूनिट माने इस पर्टिकुलर डॉट पे कितनी पावर गिर रही है पर यूनिट एरिया पे, तो वो डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि सभी सर्कल्स, सभी स्फेयर्स का एरिया अलग है ना। उसी फैक्टर को कहते हैं हम इंटेंसिटी, है ना। और हम खुद इस चीज को मानते भी हैं, है ना। सपोज कीजिए अक्सर शादी के अंदर जब कहीं पे फंक्शन होता है किसी मैरिज गार्डन में, तो आपके घर पे बहुत दूर से आवाज आ रही होती है मैरिज गार्डन के अंदर जो गाना चल रहा होता है उसकी, है ना। तो जैसे जैसे आप उस मैरिज गार्डन के पास पहुंचते हैं, क्या वो आवाज बढ़ती है? तो यस, आप कहेंगे बिल्कुल बढ़ती है ना। तो वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि आप जब बाहर के किसी सर्कल से जब अंदर के सर्कल पे आएंगे, तो यहाँ पे लोगों के पास ज्यादा साउंड है। क्यों? क्योंकि पर यूनिट एरिया में यहाँ पे कम लोग मौजूद हैं, ठीक है। पूरे सर्कल पे यहाँ कम लोग हैं, यहाँ ज्यादा लोग हैं, तो पर यूनिट एरिया में यहाँ कम मिलेगा, पर यूनिट एरिया में यहाँ उससे ज्यादा मिलेगा, पर यूनिट एरिया में यहाँ उससे ज्यादा मिलेगा। तो इसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी, जिसके बारे में डिटेल में हमने कैश के बारे में पैसे से डिस्कशन किया भी था, ठीक है, उस एग्जाम्पल को कंसिडर करते हुए। तो आप एक बार जरा उसको वापस से देख लीजिएगा, है ना। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मतलब वहां पे भी इंटेंसिटी थी, लाइट पे भी इंटेंसिटी रहती है, आगे 12th में भी आप पढ़ोगे फिर साउंड में भी इंटेंसिटी रहती है। इंटेंसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ, और मैंने आपको मेजर करना सिखाया भी है। इट इज पावर पर यूनिट एरिया, एंड उसका फॉर्मूला हमने स्ट्रिंग्स में भी लिखा है ना। तो इंटेंसिटी इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, hence it is known as, it is a objective quantity. It is the amount of sound energy passing through a unit area in a unit time. The formula is as before,
पावर पर यूनिट एरिया लिखे या फिर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम लिखे एक ही बार। ठीक, इंटेंसिटी का हमारा जो वेव का फॉर्मूला था बच्चों वो ये था, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव थी, यहाँ मैंने वेलोसिटी ऑफ साउंड कर दिया इसे। यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी जो वेव का एम्पलीट्यूड है इट इज बक, थोड़ा सा अच्छा लगता है बोलने में बक, है ना। तो यहाँ से मैं ए एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है डेल्टा पी नॉट अपॉन बी के डाल देता हूँ, है ना। डेल्टा पी अपॉन बी के डाल देता हूँ तो आप देखेंगे कि हमें जो एक्सप्रेशन यहाँ मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस तरीके का। इंटेंसिटी विल बिकम हाफ इंटू रो इंटू डेल्टा पी अपॉन बी के एंड इट्स होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी एस। अब हम जानते हैं स्पीड ऑफ साउंड आपने जब बताया था तो उसका फॉर्मूला था बी अपॉन रो, है ना। इस तरीके का ये फॉर्मूला था। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स आई विल गेट रो इंटू वी एस स्क्वायर एंड इट इज इक्वल्स टू बी। तो मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ। आई विल राइट डाउन हाफ इंटू रो इंटू डेल्टा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर की टर्म को मैं एक साथ लिखने वाला हूँ एंड इंटू वी एस। ये आपस में हम जानते हैं ओमेगा बाय के इज एक्चुअली वी एस, है ना। तो ओमेगा अपॉन के का स्क्वायर विल बी वी एस स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स रो और ये मिलके आपस में क्या बना लेंगे, बी बना लेंगे। नाउ दैट बी विल बी कैंसल्ड बाय बी विच इज इन बॉटम साइड। तो फॉर्मूला बन जाएगा वी एस अपॉन 2 इंटू डेल्टा पी स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द इंटेंसिटी ऑफ फॉर्मूला इज इन दिस पर्टिकुलर केस। तो ये फॉर्मूला आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, डायरेक्ट लगाने को कभी आ सकता है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड के अंदर हम लोगों ने पहले भी पढ़े हैं उन्हीं का फिर से यहाँ पे जिक्र होगा। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में जब मैं आपको इंटरफेरेंस पढ़ाऊंगा फिर से, है ना, SHM में भी पढ़ा था, फिर यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो इंटरफेरेंस जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताना पड़ेगा कि बीट्स क्या होती हैं, बीट्स म्यूजिक में होती हैं, है ना। तो बीट्स कैसे बनती हैं, कहते हैं ना हम लोग क्या गाने की क्या बीट है, हाई बीट सॉन्ग फॉर वर्कआउट, ये आप लोगों ने सुना होगा, ऐसा होता है। ट्रांस म्यूजिक जो होता है, रॉक म्यूजिक जो होता है, उसमें बीट्स हाई होती हैं। तो वो बीट क्या है वो इंटरफेरेंस से ही पता चलेगा। उससे पहले मैं चाहता था कि आपको ये बेसिक नॉलेज म्यूजिक की, साउंड की सारी दे दूं, हालांकि आपने पहले पढ़ी होगी, बट मैं एक अपने लेवल पे कंफर्टेबल होना चाहता था कि आपके पास ये सारी चीजें पहले से ही हों। पिच क्या होता है, पिच के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। अक्सर कहा जाता है कि लड़कियों की आवाज तीखी होती है लड़कों से, है ना। अब वो कुछ फंडा ऐसा बताया जाता है कि अब आप तो बायो के स्टूडेंट, तो आपको पता ही होगा कि लड़कियों के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, है ना, वो शॉर्ट होते हैं और लड़कों के जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स जो है तीखी साउंड बनाते हैं, इसीलिए लड़कियां जब चीखती हैं तो दूर दराज से, गांव से लोग भाग जो है दौड़ते हुए चले आते हैं कि क्या हो गया भाई, क्या हो गया, है ना, बेन केम चो, ऐसे बोलते हुए आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो भी है आपका बोलते ही हो आप लोग। तो खैर कहने का मतलब ये है कि लड़कियों की जो साउंड होती है वो काफी श्रिलिंग होती है एंड उसका पिच हाई होगा। ठीक है, तो इट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई बिटवीन अ श्रिलिंग साउंड एंड अ ग्रेव साउंड, ऐसे। ठीक है, श्रिलिंग माने तीखा, बहुत तीखा एकदम, जैसे कभी बेंच होती है, कभी टेबल होती है, आपने देखा होगा टेबल के नीचे प्लास्टिक के बफर्स आते हैं ना, अगर वो बफर हट जाए और टेबल को हम खींचे तो कितनी स्क्रीचिंग साउंड आती है जो बर्दाश्त नहीं होती। हम कहते हैं रोक दो, अभी मत करो, या फिर लिफ्ट करके सामान को उठाओ, रगड़ मत मारो। तो वो जो स्क्रीचिंग साउंड होती है ना, श्रिलिंग, उसको कहते हैं श्रिलिंग, तीखी साउंड। इट इज एक्चुअली ब्रेन इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द सोर्स। ब्रेन डिसाइड करता है ये पार्ट कि कौन कितना इसको श्रिलिंग कंसिडर कर सकता है। ठीक है, तो ये थी छोटी सी नॉलेज। इसका एक्सपेरिमेंट अगर आप अपने लेवल पे घर पे करना चाहें तो मैं बता देता हूँ आपको। जस्ट टेक अ रबर बैंड, है ना, जस्ट टेक अ रबर बैंड। इफ यू आर होल्डिंग रबर बैंड, इतना लंबा रबर बैंड है आपका, एंड आप उसको खींचे तो इतना लंबा हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, टिंग टिंग यहाँ साउंड बनाएगा। ठीक है, फिर इसी इतने लंबे रबर बैंड के अंदर बीच से पकड़िएगा और खींचिएगा सो दैट कि यहाँ पे वो छोटा रबर बैंड ही काउंट हो। तो आपको पता चल जाएगा छोटे वोकल कॉर्ड या छोटे रबर बैंड से जो साउंड बनता है वो तीखा बनता है, आपको वहीं पता चल जाएगा जब आप उससे साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता ना तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बड़े बड़े होते, है ना, कुछ इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, और सबसे अलग अलग साउंड आती है। अगर आप MTV अनप्लग्ड सुनते हैं, है ना,
अगर आप म्यूजिक के शौकीन है तो आपने देखा होगा एक गिटार ऐसा भी आता है जो इतनी हाइट का होता है, जिस ग्राउंड से इतनी हाइट का होता है। अब भाई गिटार हाथ वाला भी था, इतना बड़ा लाने की क्या जरूरत थी? अगेन द फंडा इज टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट साउंड, वेराइटी ऑफ साउंड लाने के लिए। तो वही बात है। नेक्स्ट इज क्वालिटी। क्वालिटी, साउंड की भी क्वालिटी होती है ना। जैसे अगर मैं गाना गाने लगूंगा तो आप सब लोग भाग सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई अरिजीत सिंह आ जाए या फिर कोई अलग सिंगर आ जाए, अरमान मलिक आए, तो सब लोग जो है इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात। तो वही सेम टू सेम चीज है, क्वालिटी ऑफ साउंड मैटर, है ना। इट enables us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness emitted by two different instruments, ठीक है। क्वालिटी ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन वेव फॉर्म, है ना। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगा के, क्वालिटी ऑफ साउंड, है ना, डिपेंड ऑन वेव फॉर्म, ठीक है। अगर कोई साउंड है उसका वेव फॉर्म बहुत शानदार है, इतना स्मूथ, तो हम कहेंगे ये गुड क्वालिटी साउंड है ना। वी कैन कॉल दिस एज अ गुड क्वालिटी साउंड। अगर कोई साउंड बना, है ना, उसकी वेव फॉर्म थोड़ी सी बिगड़ी हुई, ऐसे 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 ऐसे, देन इट इज अ बैड क्वालिटी साउंड, ठीक है। ये बैड क्वालिटी, बिकॉज वेव फॉर्म इज नॉट दैट परफेक्ट और दैट स्मूथ। अब होता क्या है, कभी कभी हमारे गले में थोड़ी इचिंग प्रॉब्लम होती है तो हमारी आवाज प्रॉपर्ली नहीं निकल पाए, तो दैट वेव फॉर्म इज दिस वन, द बैड वन। तो सामने वाला रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि आप क्या बोलना चाहिए। बट व्हेन द थ्रॉट इज वेरी वेरी क्लियर and you are speaking clearly, then the quality of waveform which comes from your mouth will be this one, the better one, the best quality sound which is coming from your mouth. So quality यही होती है, ठीक है। तो this is something about characteristics of sound. The last and the most important is loudness, जिसपे न्यूमेरिकल बन जाते हैं काफी बार, है ना। तो शायद आप इससे पहले भी मिले होंगे पुरानी क्लासेस के अंदर। लाउडनेस से क्या मतलब होता है आपको समझ में आता है। लाउडनेस और इंटेंसिटी दे आर इंटरलिंक्ड, hence they are very very useful many of the time, है ना। तो it refers to how loud and how soft it seems to a listener, है ना। किसी भी साउंड को आप कितना ज्यादा लाउड और कितना ज्यादा सॉफ्ट में कैटेगराइज करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द यूजर, है ना। किसी यूजर की आवाज ही बहुत भारी होती है, कहते हैं ना आवाज इनकी भारी है, अमिताभ बच्चन की आवाज बहुत भारी है, हाय ऐसे, है ना। तो कहने का मतलब वही है, किसी की आवाज होती भारी है और किसी की आवाज होती हल्की है, सॉफ्ट, है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन अगेन द वोकल कॉर्ड्स। बचपन में आपने वो कहते हैं ना, बचपन में जो चीखता है ना बच्चा सबसे ज्यादा, उसका गला सबसे ज्यादा खुलता है एंड वो सुरीला हो जाता है। तो इसीलिए जो बच्चे बचपन में ज्यादा रोते हैं ना, दे बिकम अ वेरी गुड सिंगर इन द कमिंग लाइफ। तो ये भी कहीं ना कहीं सच है। तो अगर म्यूजिक से जुड़ना चाहते हैं तो इस फैक्ट को अपने पास संभाल के रखिए और आगे स्प्रेड कीजिए कि जितना बच्चा जो रोता है उतना उसका गला साफ होता है और वो एक अच्छा सिंगर बनता है फिर आगे जाके, ठीक है। तो इट refers to how loud or soft the sound it seems to a listener. As there are large range of intensity, a human ear can hear. एक ह्यूमन ईयर बहुत रेंज ऑफ इंटेंसिटीज को सुन सकता है। तो अब उसको सुनने के लिए साउंड लेवल उसका डिक्लेयर करने के लिए वी यूज अ लॉग स्केल एंड उसको मेजर करते हैं लाउडनेस लेवल या साउंड लेवल के फॉर्म में। उसका सिंबल होता है बीटा, है ना। वो फॉर्मूला मैं नीचे बताऊंगा आपको अभी। लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन ईयर्स ऑफ अ पर्सन, हेंस इट इज अ सब्जेक्टिव क्वांटिटी। मे बी पॉसिबल यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट और नॉट। देयर इज अ ईयर ड्रम इन योर ईयर, है ना। ईयर ड्रम्स होते हैं। ये ड्रम बिल्कुल उसी तरीके का ड्रम है जिस तरीके के तबले के ऊपर आपने देखा होगा एक मेम्ब्रेन होता है ना। इफ दैट मेम्ब्रेन ओवर द तबला इज लूज, तो आप उस पर जब भी म्यूजिक प्ले करेंगे ढंग से नहीं बजेगा। यू हैव टू टाइटन अप दैट पर्टिकुलर, हथौड़े होते हैं उससे मार के जो है उसको टाइट करते हैं पूरा, एंड देन म्यूजिक इज प्रॉपर कमिंग फ्रॉम दैट तबला। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर किसी पर्सन का ईयर ड्रम या उसका कान इट इज नॉट दैट प्रॉपर, तो उसको सुनाई कम दे। तो लाउडनेस हर पर्सन की इसीलिए कहते हैं अलग अलग होती है। किसी को कहते हैं ना ज्यादा लाउड म्यूजिक ही समझ में आता है, कम लाउड म्यूजिक में उसको मजा ही नहीं आता, कहते हैं ईयरफोन बेकार है ना, ईयर प्लग्स खराब है, इसमें लाउड साउंड नहीं है, इसमें बेस नहीं है, कोई ऐसे कहता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है आपके पर्सन का जो है ईयर ड्रम इस तरीके से सेट है कि उसको वो पर्टिकुलर साउंड लाउड नहीं लग रहा है। वही सेम साउंड किसी और को लाउड लग भी सकता है। तो इट इज अ सब्जेक्टिव क्वांटिटी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट जो सुन रहा है उसको, है ना। और इंटेंसिटी के केस में इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट विच इज प्रोड्यूसिंग साउंड, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव। तो इनका मतलब समझिएगा, है ना, ये काम की चीजें हैं।
थ्योरेटिकल सवाल हालांकि कम बनता है नीट में, बट दीज आर द टर्म्स विच में एनीवेयर स्टक इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर तो हम फंसे ना। इट इज एक्चुअली मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ईयर टू दैट साउंड। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, इसका ध्यान रखना है हमें। ठीक, ये सारा थ्योरी का पार्ट जो है ये सिर्फ आपकी रीडिंग के लिए है। इट इज एक्चुअली मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ईयर टू दैट साउंड, किसी को लाउडनेस हम कहते हैं। बीटा जो सिंबल है इट इज गिवन टू द साउंड लेवल। क्या साउंड लेवल है किसी सर्टेन इंटेंसिटी पे, वो हमें पता लगाना हो तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं। इट्स यूनिट इज डेसिबल dB है। फॉर्मूला इज 10 log 10 I upon I naught, where I naught is the threshold frequency, where I naught is the threshold frequency। आज आप ये देखिएगा कि जब आप अपने ईयरफोन जो अभी आप यूज करते हैं, whether you are using a JBL or a Skullcandy or any earphones which you are having, MI, Realme, कुछ भी, उनके पैकेट के ऊपर पीछे की तरफ कुछ लिखा रहता है 10 decibels, 110 decibels, 90 decibels। they are actually giving you this beta, है ना, they are actually giving you this beta। मान लीजिए आपके ईयरफोन के पैकेट के ऊपर लिखा है that sound level is 90 डेसिबल। व्हाट डज दैट मीन, पहले ये सब सोचते हैं, है ना। आपके दिमाग में ख्याल आया है या नहीं आया है, बट मैं डालना चाहूंगा इस टाइम पे, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार मैं जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ क्या मतलब क्या है इसका। कई पैकेट्स पे 110 डेसिबल भी लिखा होता है ना। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि इससे क्या मतलब है। तो मैंने लिखा 90 इज इक्वल टू 10 log 10 I अपॉन 10 की पावर -12 जो दे रखी। ये फिक्स्ड क्वांटिटी है, थ्रेशोल्ड, ये आपको हमेशा यही डालनी है हर क्वेश्चन में। 0 से 0 काटा। अब एक्सप्रेशन आया 9 इज इक्वल टू log 10 I अपॉन I नॉट। ठीक, अब ध्यान से देखिए 10 की पावर 9 ये यहाँ चला जाएगा एंड इट विल बी I अपॉन 10 की पावर -12। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उस तरफ तो इट बिकम्स 10 की पावर -3। ध्यान से देखिएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो ईयरफोन्स इंटेंसिटी जो एमिट कर रहे हैं ना वो है 1 मिलीवॉट पर मीटर स्क्वायर। ये उन ईयरफोन्स की इंटेंसिटी है, दैट इज 1 मिलीवॉट पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अगर वो यहाँ पे 100 लिखता, 100 डेसिबल, है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 10 की पावर 10 होती और यहाँ पे 1 मिली की जगह मैं यहाँ पे लिखता 1 सेट। वैसे तो 0.01 भी लिख सकता हूँ, है ना, 0.01 वॉट पर मीटर स्क्वायर। बट आप इस चीज को समझिए कि वो ईयर प्लग्स जो है आपके कान के बहुत ज्यादा नजदीक लगने वाला है ना, बहुत ज्यादा नजदीक लगने वाला है, यानी कि आपको बहुत खतरनाक सुनाई देगा। इतनी कम इंटेंसिटी पे भी खतरनाक सुनाई इसलिए देगा क्योंकि आपके साउंड डिवाइस जो है इसके बहुत नजदीक के घेरे में आप खड़े हैं, क्योंकि आप उसको कान के, ये साउंड डिवाइस और आपका कान आप इस गोले में रख रहे हैं, ना कि स्पीकर की तरह इस गोले में रख रहे हैं। स्पीकर के केस में क्या होता है, आप स्पीकर यहाँ प्ले करते हैं, कमरे में आप कहीं भी घूम रहे होते हैं तो कमरे का गोला इतना बड़ा बनता है। बट जब मैं ईयरफोन्स की बात कर रहा हूँ तो आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि ईयर प्लग यहाँ है और आप उसके कान, अपने कान को इतना नजदीक रखे हुए हैं तो बहुत हाई इंटेंसिटी आपको मिलती है। तो 5000 वॉट का स्पीकर मैं कान के पास लाऊंगा तो हालत खराब हो जाएगी आपकी। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को समझना कि आपके कानों को कितना बर्दाश्त करने वाला ईयरफोन आपको चाहिए। तो याद रखिएगा, दिस dB मस्ट नॉट क्रॉस 100। अगर ये क्रॉस करता है तो इट कैन बी वेरी डेंजरस टू यू, है ना। 120 की लिमिट कही जाती है, बट आई कैन नॉट एश्योर यू दैट कि 120, किसी अच्छे डॉक्टर से पूछिएगा कभी कि वो आपको बताए 120 भी बहुत ज्यादा थ्रेशोल्ड होता है, नेवर एवर क्रॉस दैट, है ना। 100 तक का ही ईयरफोन्स बेस्ट होता है। तो ट्राई टू बी इन दैट पर्टिकुलर रेंज, अदरवाइज यू विल बी हैविंग कंप्लेंट्स कि यार आगे जाके जो है मेरे को म्यूजिक लाउड नहीं लग रहा है। तो दिस हैपेंस ओनली व्हेन यू आर लिसनिंग टू अ वेरी लाउड म्यूजिक एट अ वेरी अर्ली स्टेज। ठीक है, तो दिस वाज समथिंग अबाउट लाउडनेस, है ना। ज्यादा मैं नहीं डिस्कस करना चाहता था, बट भावनाओं में बह के थोड़ा ज्यादा डिस्कशन कर लिया है। बिगनर बॉक्स 3 आज अटेम्प्ट कीजिएगा आप लोग, है ना। इसमें आपको सारे वो सवाल मिलेंगे जो हमारे स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आ रहा हूँ इंटरफेरेंस के ऊपर। वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंटरफेरेंस नाउ। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। मैं यहाँ पे कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ,
कि ये कौन सी वेव है। मतलब मैं ये कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ आपको कि ये यहाँ पे स्ट्रिंग वेव है, कि ये यहाँ पे साउंड वेव है ना, कि ये यहाँ पे लाइट वेव है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट मैं आज आपको करा रहा हूँ ना, ये आपके 2 साल की पूरी मेहनत में काम आने वाला है। तो अगर आपने आज इसे पढ़ लिया तो अगले साल पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बट हो सकता है कि आपको दोबारा से कोई सर जो है इसको फिर से पढ़ाए, है ना। तो उस टाइम भी ईमानदारी से पढ़िएगा, आज भी ईमानदारी से पढ़ लीजिए। होता क्या है, आपका जो भी साउंड है, सपोज कीजिए एक स्पीकर है यहाँ पे, है ना, यहाँ से कोई साउंड आया, ठीक है, एक स्पीकर है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ से भी कोई साउंड आया, ठीक है। ये साउंड इधर से इधर तक चल के आएगा, किसी न किसी पॉइंट तक यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है। तो इस साउंड ने यहाँ से यहाँ तक चलने में कुछ न कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, लेट्स से दैट डिस्टेंस इज x1, और इसने भी कुछ न कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा x2, ठीक। तो अब इसकी जो इक्वेशन है वो मैं मान लेता हूँ होगी a1 sin ओमेगा 1t माइनस के एक्स प्लस 5 जो भी होगी, है ना, 5 और इसी तरीके से इसकी इक्वेशन होगी a2 sin ओमेगा 2t माइनस के एक्स प्लस 5 है ना, क्योंकि ये भी एक कंपनी का स्पीकर है, वो भी एक कंपनी का स्पीकर है। मान लो चलो मैंने बोस के स्पीकर, अपन हल्की क्वालिटी इस्तेमाल नहीं करता, बहुत पैसे की कमी नहीं है अपने पास, तो बोस के स्पीकर लेंगे अपन तो बड़े वाले, ठीक है, मस्त शानदार 5000 वॉट का अपना बढ़िया शानदार स्पीकर, फुल दमादम साउंड चलेगा, बेबी को बेस पसंद है ना, एकदम। अब जो साउंड आपकी इस जगह पे पहुंच रही है, जब ये वेव x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है और यहाँ पे पहुंचती है, तो ये वेव फॉर्म जो यहाँ पे नहीं बनती ना y नेट, इट इज एक्चुअली एडिशन ऑफ y1 प्लस y2। तो जब मैं यहाँ पे y नेट लिखूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना मेरी इस चीज को, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा a1 sin ओमेगा 1t माइनस के x1, क्योंकि ये x1 ट्रेवल करके आ चुका है यहाँ, प्लस 5 प्लस a2 sin ओमेगा 2t माइनस के x2 प्लस 5 ये एक्सप्रेशन यहाँ बनेगा। अब सबसे पहले मैं आपसे एक कहूंगा, एक चीज कहूंगा, वो ये है कि ये देखिए कि इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है ना। तो ये है इसका फेज 1 और ये है इसका फेज 2, ठीक है। तो फेज डिफरेंस जो यहाँ पे आ रहा है, फेज डिफरेंस को जनरली डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि θ2 माइनस θ1, है ना। तो इट विल कम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस इसको K1 कर दें, है ना, इसको K2 कर दें, प्लस K2 माइनस K1 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 5। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे T और X सेम किए हैं, एज T, X आर सेम फॉर बोथ वेव। ऐसा इसलिए किया है, दो चीजें जो दूर दूर से अलग अलग जगह से आ रही हैं, जब ये मिलती हैं ना, तो ये जो लोकेशन है जहाँ पे ये मिल रही हैं, इनके x और t सेम होने चाहिए, तभी तो एक्सीडेंट होगा। सेम टाइम पे सेम जगह पे दो चीजें मौजूद होंगी, तभी तो उनके बीच में एक्सीडेंट होगा। ये सिंपल सी बात है कि नहीं है, आप खुद बताइए, है ना। अगर है तो बिल्कुल सही है ये चीज। अब ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका फेज डिफरेंस टाइम का फंक्शन है, तो ये दोनों सोर्सेज जो है ये कोहेरेंट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि इंटरफेरेंस अगर आप अच्छा करवाना चाहते हैं तो आपके सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए। तो नेक्स्ट हेडिंग इज कोहेरेंट सोर्स। टू सोर्सेस आर said to be coherent when their frequencies are same. That is omega 1 must be equal to omega 2, ठीक है। और the phase difference must be independent of time, वही बात है। अगर ये टर्म कैंसिल हो जाए, है ना, 0 के बराबर हो जाए, तो ये टर्म बचेगा ही नहीं। तो अगर आपका फेज डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जाए, तो समझ जाइएगा कि दोनों सोर्सेस जो भी मैंने लिए हैं, दो स्पीकर्स जो मैंने लिए हैं, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। पता है बच्चों, एक खास बात बताऊं आपको, खास बात ये है कि किसी भी सोर्स की नेवर एवर फ्रीक्वेंसी सेम हो ही नहीं सकती। कहने का मतलब ये है, अगर मैं जाके किसी स्टोर से, है ना, फ्रॉम एनी स्टोर, है ना, अगर मैं 2 स्पीकर परचेज करता हूँ, है ना, 2 स्पीकर मैंने परचेज किए हैं, 2 स्पीकर परचेज्ड, है ना, एंड दोनों बोस के स्पीकर हैं एंड सेम मॉडल है, दोनों का जो वॉटेज है वो भी सेम है, 5000 वॉट का है, स्टिल दे कैन नॉट हैव सेम फ्रीक्वेंसी। ये
एक्चुअल में आप कह लीजिए कि ये बहुत बड़ी मुसीबत है, ये बहुत बड़ी शिकायत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं दो सेम कंपनी के बल्ब भी लेके आ जाऊं ना मार्केट से, ट्यूबलाइट भी ले आऊं ना, तब भी उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो ही नहीं सकती। तो इट इज नेवर एवर पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है? इन जनरल कोहेरेंट सोर्सेज आर नॉट प्रेजेंट, कोहेरेंट सोर्सेज आर नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये जो कंडीशन आप पढ़ रहे हो ना इधर इंटरफेरेंस की, जो हमारे सिलेबस में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो हम कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और इन जनरल वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ से इसको लिंक करना चाहते हैं तो ज्यादा नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा लिंक हो जाएगी बट प्योरली लिंक नहीं कर पाएंगे। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा के चलिएगा। तो इन जनरल कोहेरेंट सोर्सेज आर नॉट फाउंड, वी हैव टू मेक देम, है ना। और वो कैसे बनाते हैं वो बात की बात है, आगे 12th क्लास में पढ़िएगा, फालतू अभी क्यों लोड लेना। ठीक है, तो कहाँ तक पहुंच गए हमने टाइम इंडिपेंडेंट कर दिया हमारा फेज, है ना। फेज हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो चुका है।